हेलो क्लास। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आर द सेबी गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करने के लिए सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। उससे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू। क्या होता है पब्लिक इशू? जब भी एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, फंड्स के लिए, ठीक है, या फिर अपनी कंपनी को कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक कंपनी क्या करती है? पब्लिक इशू करती है, जिसको हम पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इशूइंग। जब हम इन्वेस्टर्स को, न्यू इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू। उनको क्या बना दिया जाता है? उस कंपनी, इन्वेस्टर्स को क्या बना दिया जाता है? उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बना दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी को क्या करना होता है? अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना होता है, तो अपने सिक्योरिटीज़ किसको इशू करती है? पब्लिक को इशू करती है। अब ये दो तरीके से होती है, एक होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा होता है आपका फर्दर पब्लिक ऑफर। नाउ व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर? देखो, मैन अ कंपनी विच इज़ नॉट येट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। जब एक न्यू कंपनी होती है, जब एक न्यू कंपनी होती है, ठीक है, जिसकी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती, वो क्या करती है? फ्रेश इशू करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, व्हेन अ कंपनी विच इज़ नॉट येट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी अभी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। वो क्या है? एक अनलिस्टेड कंपनी है और एक फ्रेश इशू कर रही है, मीन्स प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इट इज़ नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इट्स सिक्योरिटीज और एन ऑफर ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ फॉर सेल ऑफ द फर्स्ट टाइम। अपनी सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम सेल कर रही है पब्लिक को, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अलाउज द कंपनी टू लिस्ट एंड ट्रेड इट्स सिक्योरिटीज़ ऑन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, जब वो एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफर कर लेती है, वो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर पाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या था? जब एक कंपनी क्या करती है? फ्रेश इशू करते हैं, मीन्स न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करे थ्रू द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफर? व्हेन अ कंपनी विच इज़ ऑलरेडी लिस्टेड, मीन्स जिसकी सिक्योरिटीज ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं और उसके बाद वो फर्दर और ज़्यादा अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको, और ज़्यादा वो फ्रेश इशू करती है, तो उसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। देखो, मैंने कंपनी विच इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, उसको एक लिस्टेड कंपनी कहते हैं, एंड इट मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ पब्लिक। वो फर्दर और ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, ठीक है, फर्दर सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक के किस में होता है? जो कंपनी अनलिस्टेड होते हैं, जिसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। वहीं पर फर्दर इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? जिसके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, जो एक लिस्टेड कंपनी होती है, वो क्या करती है? फर्दर पब्लिक ऑफर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक ऑफर और गोइंग पब्लिक? वो कहते हैं कि हम पब्लिक के थ्रू सिक्योरिटीज़ को क्यों सब्सक्राइब करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, अ कंपनी में ऑफर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर और गोइंग पब्लिक फॉर न्यूमरस रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, ठीक है। सच एज बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करनी है, हमने कुछ लोन्स लिए हैं, उसकी रीपेमेंट करनी है, डेब्ट की रीपेमेंट करनी है, ठीक है। टारगेटिंग न्यू मार्केट में हमने टारगेट करना है, ठीक है, या फिर कोई नया प्लांट वहाँ पर लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और हम पब्लिक के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है टू सपोर्ट and branch out equity base of the company to assess an easier and affordable manner of raising capital। एक easy support होता है, ठीक है। इससे हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाते हैं जब हम पब्लिक के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। इससे हमारा क्या होता है? अफोर्डेबल, मीन्स अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता अगर हम कंपनी के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हैं। इससे कंपनी की इमेज अच्छी बनती है, गुडविल बढ़ती है पब्लिक के सामने,
ठीक है, टू प्रोवाइड, जिससे हमारा शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, कंपनीज के जो डायरेक्टर उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, एंड टू एनहांस कंपनीज एक्सेस टू द इक्विटी मार्केट। क्लियर हो गया कि ये एक कंपनी अगर वो पब्लिक ऑफर कर रही है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो मेन टॉपिक कि इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए सेबी ने क्या क्या रेगुलेशंस बनाई हैं, क्या क्या गाइडलाइंस एक कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं जब अगर वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1988। इट इज़ अ प्राइमरी अथॉरिटी एंगेज इन द रेगुलेशन ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। जितनी भी हमारी पूरी सिक्योरिटी मार्केट है उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में दो तरह की मार्केट्स होती है हमारी, दोनों मार्केट्स को कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। दैट इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नॉट ओनली प्राइवेट एंटिटीज बट ऑल्सो द कमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंटर द प्राइमरी मार्केट। सिर्फ ये नहीं कि पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। कहते सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए नहीं होता, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकती है। देखो, नॉट ओनली प्राइवेट एंटिटीज बट ऑल्सो द कमर्शियल एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंटर द प्राइमरी मार्केट। वो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकती है अगर उनको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका टू इंश्योर अ हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट। वो कहते हैं बिल्कुल सही तरीके से कैपिटल मार्केट में काम हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, उसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सेबी कीप्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ताकि स्पेकुलेशंस ना हों, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। सेबी डिड नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल पावर्स टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट अंटिल 1992। मीन्स उनके पास ऐसे कुछ सब्सटेंशियल पावर्स नहीं थी, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, विच वॉज देन रेगुलेटेड बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे कैपिटल मार्केट कंट्रोल करने के लिए, कौन करता था? कंट्रोलर करता था। कैपिटल इश्यूज का कंट्रोलर उस कैपिटल मार्केट को क्या करता था? रेगुलेट करता था। When the Security Exchange Board of India Act 1992 was passed, उसके बाद एक एक्ट पास किया गया, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उसके बाद सेबी वॉज अलॉटेड न्यूमरस, सेबी को बहुत सारी पावर्स दी गई, ठीक है, बहुत सारी पावर्स उसको अलॉट की गई ताकि वो उस कैपिटल मार्केट को सुपरवाइज कर सके और उसको रेगुलेट कर सके, ताकि मार्केट में, कैपिटल मार्केट में एक हेल्दी और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड रहे। नेक्स्ट देखो, द सेबी गाइडलाइंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। अब दो तरीके से पढ़ेंगे कि गाइडलाइंस एक लिस्टेड कंपनी के लिए कौन कौन सी होती हैं और एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो फर्स्ट कर रहे हैं सेबी गाइडलाइंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। तो कौन सी होती हैं अनलिस्टेड कंपनीज? ये वो कंपनीज होते हैं जिनकी सिक्योरिटीज़ अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं, उन कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड कंपनीज। अब देखो, देयर आर 3 डिफरेंट रूट्स अवेलेबल फॉर अनलिस्टेड कंपनीज फॉर मेकिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी को, जिसके स्टॉक एक्सचेंजेस में सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, वो 3 तरीके से पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रूट, एंट्री नॉर्म नंबर 1। एक आता है आपका QIB रूट, एंट्री नॉर्म नंबर 2। थर्ड आता है आपका अप्रेजल रूट, एंट्री नॉर्म नंबर 3। अब इनको इन डिटेल करते हैं हम। फर्स्ट है आपका अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रूट द फॉलोइंग सेबी गाइडलाइंस। अगर कोई कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी
पब्लिक ऑफर करना चाहती है, अगर वो फर्स्ट रूट को फॉलो करती है, मींस अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी रूल को फॉलो करती है, तो उसको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फर्स्ट देखो आपका द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ इशूअर, वो कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, अनलिस्टेड कंपनी है, उसकी जो मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा हो, मस्ट बी मोर देन 1 करोड़ इन ईच प्रीवियस 3 ईयर्स। और इसकी जो टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए मस्ट बी मोर देन 3 करोड़ ईच एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ दीज एसेट्स मस्ट बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट्स वो होते हैं जिनको हम कभी भी सेल करके पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी टेंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, मोर देन 3 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो मॉनिटरी एसेट्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ दीज एसेट्स। उसकी जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से कम 50% उसकी एसेट्स होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, मॉनिटरी एसेट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मस्ट बी मोर देन 15 करोड़ इन एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, कि उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15 करोड़ का। सॉरी। नेक्स्ट, द इशू साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 5 times द प्री इशू नेटवर्थ, कि वो जो इशू करेंगे, जो उनका इशू साइज़ होना चाहिए वो 5 times जो उनका नेटवर्थ है, प्री इशू जो नेटवर्थ है उनका, उसके 5 times से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ द कंपनी हैज़ चेंज इज नेम, कि अगर उस कंपनी ने अपना नाम को चेंज किया है, देन अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर मस्ट बी रिसीव फ्रॉम एक्टिविटीज़ डन अंडर द न्यू नेम, कि अगर उन्होंने नाम चेंज किया है तो 50% एक्टिविटीज़, जो 50% जो एक्टिविटीज़ उनको रेवेन्यू अर्न हुआ है उसमें से 50%, कम से कम 50% जो प्रॉफिट होना चाहिए वो उस कंपनी के न्यू नाम से होना चाहिए। दोबारा देखो, इफ़ द कंपनी हैज़ चेंज इट्स नेम, अगर उस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो जो उनको रेवेन्यूज़ अर्न हो रहे हैं उस रेवेन्यू में से कम 50% रेवेन्यू उसको उन एक्टिविटीज़ से होना चाहिए जो उसने अपनी कंपनी के न्यू नेम से एक्टिविटीज़ करी है, न्यू नेम से। क्लियर हो गया, जो उस कंपनी ने क्या करी है, देखो यहाँ लिखा है, if the company has changed its name then a minimum 50% of the revenue in the previous year must be received from activities, 50% रेवेन्यू उन एक्टिविटीज़ से होना चाहिए जो उस कंपनी ने अपने न्यू नाम से करी है, न्यू नेम से करी है। Next, additionally, to provide ease of doing business and allow companies to easily make their public offer, SEBI has introduced already 2 alternative routes for companies who are unable to fulfill the requirements under the profitability rules. वो कहते हैं कि अगर एक कंपनी इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती है तो SEBI ने इसके अलावा 2 और रूट्स बनाए हैं, क्या करने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए। देखो, SEBI has introduced 2 alternative routes for companies who are unable to fulfill the requirement, जो रिक्वायरमेंट्स अभी हमने पढ़ी हैं, अगर कोई कंपनी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती है, मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी रूल की गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो और 2 गाइडलाइंस हैं और 2 नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करके वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकती है। क्या हैं वो, देखो नेक्स्ट इज जो QIB रूट एंट्री नॉर्म नंबर 2, ये वो रूट है जो वो कंपनीज फॉलो करती है जो प्रॉफिटेबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर पाती है। देखो, कंपनीज दैट रिक्वायर अ लार्ज कैपिटल बेस, जिनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेस फॉर द ऑपरेशन बट आर अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन इन द प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी रूल के अंदर जो कंडीशंस लिखी हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, QIB रूट टू मेक देयर, तो वो कौन सा रूट फॉलो करती हैं, QIB रूट फॉलो करती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए। क्लियर हो गया। देखो, कंपनीज दैट रिक्वायर अ लार्ज कैपिटल बेस फॉर देयर ऑपरेशंस बट आर अनेबल टू फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रूट कैन चूज द QIB रूट टू मेक देयर पब्लिक ऑफर, ठीक है, कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रूट फॉलो नहीं कर पाती तो वो कौन सा नॉर्म फॉलो करेंगे, QIB रूट फॉलो करेंगे। अंडर QIB रूट कंपनी कैन असेस पब्लिक इंटरेस्ट वाया बुक बिल्डिंग प्रोसीजर, तो वो सिक्योरिटीज कौन से प्रोसेस के थ्रू करेंगी, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसीजर को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी।
Under this process, 75% of the company's net offer to the public must be allotted compulsory to the qualified institutional buyers. अब गवर्नमेंट ने कुछ qualified institutional buyers बनाए हुए हैं, ठीक है। अब उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 75% जो उनका ऑफर है, जितने सिक्योरिटीज़ वो ऑफर कर रहे हैं उसमें से 75% कौन परचेज करेगा, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स परचेज करेंगे। देखो, अंडर दिस प्रोसेस 75% ऑफ द कंपनीज नेट ऑफर टू द पब्लिक मस्ट बी अलॉटेड, कंपल्सरी है ये कि जितना उनका नेटवर्थ है, जितनी वो सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रही हैं, उसमें से 75% वो किसको अलॉट करेंगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। इफ़ द कंपनी इज़ अनेबल टू अचीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ QIB, इट बिकम्स लायबल टू रिफंड द सब्सक्रिप्शन फीस। मीन्स अगर वो इनको अलॉट नहीं कर पाती, 75% मिनिमम कंडीशन को पूरा नहीं कर पाती है, तो उनको सारे की सारी सब्सक्रिप्शन फ़ी क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। मीन्स उनको वापस देनी पड़ेगी एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट रूट आता है आपका अप्रेजल रूट एंट्री नॉर्म नंबर 3। अब इस रूट में क्या होता है, तो नेक्स्ट है आपका अप्रेजल रूट एंट्री नॉर्म नंबर 3। अब इसमें क्या होता है, अंडर द अप्रेजल रूट द प्रोजेक्ट और द पब्लिक ऑफर इज अप्रेज और पार्टिसिपेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, कि जितना वो पब्लिक ऑफर दे रहे हैं उसमें से 15% किसके थ्रू होना चाहिए, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में से होना चाहिए। जिस उस 15% में से 10% किसके थ्रू होना चाहिए, थ्रू द अप्रेजर्स होना चाहिए। देखो सेकंड पॉइंट, द अप्रेजल रूट कम्स विद द कंडीशन दैट मिनिमम पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल मस्ट बी, जो आपका इशू कैपिटल है जितना आप इशू करो वो कम से कम कितना होना चाहिए, 10 करोड़, और अ मैंडेटरी मार्केट मेकिंग मस्ट बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 years। क्लियर हो गया यहाँ से कि वो कंपनीज जो सेकेंड QIB रूट को भी फॉलो नहीं कर पाती, वो कौन सा रूट फॉलो करती है, अप्रेजल रूट को फॉलो करती है, जिसमें वो पब्लिक ऑफर कर रही है। तो पब्लिक ऑफर में कम से कम 15% किसके थ्रू होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होना चाहिए या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू होना चाहिए, जिसमें से 10% किसके थ्रू होना चाहिए, थ्रू अप्रेजर्स के थ्रू होना चाहिए पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट आता है क्योंकि फेस वैल्यू जितना वो इशू करें, पोस्ट इशू करें, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम मस्ट बी 10 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ऑल द अबव मेंशन्ड एंट्री नॉर्म्स आल्सो इंक्लूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज होनी चाहिए। कितने अलॉटीज होने, कम से कम 1000 अलॉटीज होने चाहिए उस इशूअर कंपनी के। मीन्स पब्लिक इशू के जितने भी अलॉटीज होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, वो कितने होने चाहिए, कम से कम 1000 अलॉटीज, जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। वो कंपनीज जिसकी शेयर्स ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, उनको कौन कौन सी सेबी गाइडलाइंस, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। देखो, फर्स्ट है लिस्टेड कंपनी दैट वांट्स टू मेक अ फर्दर पब्लिक ऑफर फुलफिल द फॉलोइंग सेबी गाइडलाइंस। क्या क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है। फर्स्ट है आपका इफ़ द कंपनी हैज़ चेंज इट्स नेम ड्यूरिंग द लास्ट 1 year। सेम है आपका, क्या कंपनी ने अगर अपना नाम चेंज किया है तो नाम चेंज करने के बाद कम से कम उसकी जो 50% उसको रेवेन्यू हुआ है वो उसके नए नाम पर होना चाहिए। 50% जो उन्होंने रेवेन्यूज अर्न किए हैं वो उन एक्टिविटीज़ से होनी चाहिए जो उन्होंने न्यू कंपनी के नाम से एक्टिविटीज़ करी हैं। सेकेंड, द साइज ऑफ इशू मस्ट नॉट बी मोर देन 5 times द प्री इशू नेटवर्थ पर द कंपनीज ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ इट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या मतलब है कि जितना उस कंपनी ने इशू करना है वो इशू साइज़ उस कंपनी के जो उन्होंने जितना उन्होंने पहले इशू किया था, जो प्री इशू है, उसके 5 times से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो द साइज़ ऑफ इट्स इशू मस्ट नॉट बी, जो वो साइज़, जो सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो उस कंपनी ने जो पहले प्री इशू की हुई हैं उसके 5 times से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो। और बाकी गाइडलाइंस क्या है, जनरल गाइडलाइंस देखो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए क्या क्या हैं। देखो जनरल गाइडलाइंस, द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और अदर KMPs मस्ट नॉट बी, मीन्स जो उसके डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं और डिफरेंट पर्सनल्स हैं, वो किसी और कंपनी में उनका कोई सिमिलर रोल नहीं होना चाहिए, वो एक ही कंपनी में काम करते हो एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रमोटर। सेकेंड, द डायरेक्टर, प्रमोटर एनी द की मैनेजमेंट पर्सनल हु हैव कंट्रोल ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी डिविएट फ्रॉम असेसिंग। मीन्स वो ऐसे डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू असेसिंग कर सके, उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। ठीक है। थर्ड, द एप्लीकेशन टू लिस्ट द कंपनी शेयर मस्ट बी
फिल्ड विद, मीन्स जो वो सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हों। नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट एंटर इनटू लीगल कंट्रैक्ट्स विद द डिपॉजिटरी, मीन्स जो कंट्रैक्ट्स कर रहे हैं वो लीगल कंट्रैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। द कंपनी मस्ट एंटर इनटू लीगल कंट्रैक्ट्स विद द डिपॉजिटरीज टू डीमेटेरियलाइज इट्स स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़, ताकि वो उसको डीमेटेरियलाइज कर सकें उन सिक्योरिटीज़ को। थर्ड, कि वो अपने पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को फुली पेड अप बना सकें। नेक्स्ट, अ लिस्टेड कंपनी मस्ट मेंटेन अ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 20, कि उनको 25% जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं वो उन्होंने कम से कम 25% तो पब्लिक के थ्रू इशू करनी ही करनी है। इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो द कंपनी गेट्स 1 ईयर टू मीट द रिक्वायरमेंट, को 1 साल दिया जाता है कि कम से कम जितना वो सिक्योरिटीज़ इशू जो साइज़ है उनका उसमें से कम 25% वो किसके थ्रू इशू करें, थ्रू पब्लिक करें। Next, a company must make financial arrangements from the trust and verifiable sources for its financial requirements, excluding the amount put up to issue new company share. वो अपने इसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को थ्रू पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर पाती है तो वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, फाइनेंशियल नीड्स को डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पूरा कर सके। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ मोर देन 50 lakhs मस्ट स्टार्ट विद द कंपनी फिलिंग अ ड्राफ्ट ऑफर इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, कि अगर वो पब्लिक इशू कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर दे रही है लिस्टेड कंपनी, तो उसको कम से कम 50 lakhs मस्ट स्टार्ट विद द कंपनी फिलिंग, कि उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ठीक है। वो ड्राफ्ट किसको सबमिट कराना पड़ेगा, सेबी को सबमिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, वंस दैट ड्राफ्ट इज़ रिव्यूड, जब सेबी ने उस कंपनी के ड्राफ्ट को चेक कर लिया है एंड रिसीव बाय द कंपनी अलॉन्ग विद द इनिशियल ऑफ फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर, द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विद द, फिर उस प्रोस्पेक्टस को किसको सबमिट कराया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराया जाएगा, जो हमने प्रोसेस में भी किया था ये। द कंपनी में चूज़ द बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर एंट्री नॉर्म नंबर 2, कि अगर वो अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो कर सकती है। द कंपनी मस्ट कम्प्लीट द IPO प्रोसेस, कि उनको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर अंदर जो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर फ्रॉम द सेबी, कि जब सेबी से उनको फाइनल अप्रूवल मिल जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म उनका प्रिंटेड हो जाता है, तो वो अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको कंप्लीट का कितने टाइम में करना है, विद इन 1 ईयर उनको अपना पूरा प्रोसेस क्या करना है, कंप्लीट करना है। 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स होने चाहिए। द सेम 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट हैव नो ऑब्लिगेशंस टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। नो डायरेक्टर्स प्रमोटर ऑफ द कंपनी मस्ट बी गिल्टी ऑफ एनी, उनके ऊपर कोई भी केस वेस, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस ना हो उनके ऊपर, ठीक है। द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर मस्ट नॉट बी विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए। The issuer company must disclose the number of shares or the number of shares to SEBI between the date of filing its draft, कि जो issuer company है जो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है उसको SEBI को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि वो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स को इशू कर रही है, ठीक है, कब से कब तक, जब वो एक ड्राफ्ट अपनी जो प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्ट भेज रही है, ठीक है। एंड द इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, उसको स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है और कितनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, ये सारी डिटेल्स इशूअर कंपनी को किसको देनी पड़ेगी, सेबी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ द कंपनी वांट्स टू गो फॉर अ पब्लिक इशू, अगर एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है फॉर मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा उसको पब्लिक के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करे, जिसकी कॉस्ट कितनी है 100 करोड़, इट मस्ट सबमिट अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद रीजनल ऑफिस टू सेबी बिफोर डूइंग सो, ठीक है। तो ऐसा करने, पब्लिक 100 करोड़ का पब्लिक इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेबी गाइडलाइंस कि अगर एक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू करना चाहती है तो जो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक लिस्टेड कंपनी के लिए और एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती है वो हमने पढ़ा। क्लियर हो गया।